हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेंस फोर्स की, वेलोसिटी सेलेक्टर की, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, इसकी डिफरेंट कंडीशंस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स देखिए, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में ये पढ़ चुके हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल Q रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E हो, तो ऐसे चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो F इज इक्वल टू QE लगता है। फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ही अलोंग होगी अगर चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ठीक, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड B है। ऐसी कंडीशन में इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है। हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पर ही फोर्स लगाता है, स्टैटिक चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता। मान लीजिए ये चार्ज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है। इन दोनों कंडीशंस में भी मैग्नेटिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में कि जो फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, v sin थीटा पर डिपेंड करता है। क्योंकि v की डायरेक्शन ये है, इसलिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 है। इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूविंग चार्ज पर भी फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर मूव कर रहा हो v वेलोसिटी से, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड QVV sin थीटा होता है, और वेक्टर फॉर्म में हमने पढ़ा था QV क्रॉस B। अब मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। तब ऐसे केस में चार्ज्ड पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा ये तो हो गया FM लिख रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फोर्स के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा दैट इज QE। तो जो नेट फोर्स चार्ज्ड पार्टिकल पे लगेगा वो इस इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू FE प्लस FM। ये दोनों का वेक्टर सम है। अगर फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो ऐसे केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। FE की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं QE, FM की वैल्यू Q, V क्रॉस V, Q कॉमन आ जाएगा, देन E प्लस V क्रॉस V। इस रिजल्टेंट फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, जहां मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तब
रिजल्टेंट फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पे लगता है उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। हाँ, अगर चार्ज पार्टिकल किसी एक ऐसे रीजन में मूव कर रहा है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, E की वैल्यू 0 है, फिर हम सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को ही लॉरेंज फोर्स कह देंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली जो लॉरेंज फोर्स है, इट इज़ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है हम उसी को ही लॉरेंज फोर्स कह देंगे। वैसे लॉरेंज फोर्स के लिए एक्सप्रेशन है F इज इक्वल टू Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। इट इज़ द लॉरेंज फोर्स ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वेलोसिटी सेलेक्टर, जरा हम इसको समझ लेते हैं। वेलोसिटी सेलेक्टर देखिए क्या है ये। मान लीजिए हमारे पास में ये दो पैरेलल प्लेट्स, और इन पैरेलल प्लेट्स में आमने सामने एक टाइनी होल बना हुआ है। ये होल जस्ट इस वाले होल के सामने है। ठीक है। इन प्लेट्स के बीच में हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया है, एक कैपेसिटर की प्लेट लगा करके। मान लीजिए कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चूंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डाउनवर्ड होगी। ठीक है। क्या किया है हमने, दो पैरेलल प्लेट्स ली हैं, दोनों पैरेलल प्लेट्स में हमने एक एक टाइनी होल बना दिया है, और ये होल्स जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं। इस प्लेट्स पर एक डाउनवर्ड या अपवर्ड, जिस डायरेक्शन में आप चाहें उस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को यूज करके। अब इस टाइनी होल में हम एक इलेक्ट्रॉन की बीम सैंड करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की बीम सैंड करते हैं, और इस बीम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो हमने इस टाइनी होल में एक इलेक्ट्रॉन बीम को सैंड किया। इस इलेक्ट्रॉन बीम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। पाथ पैराबोलिक हो जाता है जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ होगा वो ये पैराबोलिक हो जाएगा। चूँकि ये वाला टाइनी होल जस्ट इस होल के सामने था, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस होल से नहीं निकल पाएगा। ठीक है। अब अगर हम इस होल से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही इलेक्ट्रॉन चाहें कि निकलें, तब हमें इस रीजन में एक और फील्ड लगाना पड़ेगा, और वो फील्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन पर उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दे। ठीक है। तो क्या होगा अगर Fe और Fm के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हो जाएं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी हम जो मोशन है चार्ज पार्टिकल की उसके अपोजिट ही लगाएंगे, उसके परपेंडिकुलर लगाएंगे, इसलिए साइन 90 को मैंने बंद कर दिया। E से E कैंसिल हो गया, तो V इज इक्वल टू E अपॉन P।
यानी कि जो बीम हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं उन बीम में जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल होगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पर नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। देखिए Fe और Fm के मैग्नीट्यूड बराबर, ठीक है। तो जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे और वो सामने वाले होल से निकल आएंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी सेलेक्टर एक ऐसा रीज़न है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अप्लाई किया गया है और इस तरह से लगाया गया है कि किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन को या किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को हम सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड की सब डायरेक्शन क्या लगाई जाए। देखिए हमारे पास दो डायरेक्शंस हैं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और हमें मैग्नेटिक फोर्स चाहिए डाउनवर्ड। तो हमारे पास में फोर्स निकालने के लिए एक रूल था, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल नंबर 2। देखिए राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 में ये डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की जो हमें पता करनी है किधर होगी। ये डायरेक्शन थी मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फिर हम इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा है ये थंब उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। और पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स था, क्योंकि फोर्स नीचे आ रहा है तो हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि फोर्स नीचे है। अब थंब किस तरफ करना है? थंब करना है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो थंब को हमने इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया। देखिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें किस तरफ मिली? अंदर की तरफ। यानी अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड डायरेक्टेड इनवर्ड लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स अपवर्ड लगा रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे केस में फोर्स डाउनवर्ड लगाने लगेगा, ठीक है ना। और जिन इलेक्ट्रॉन की स्पीड E/b होगी उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएंगे और ऐसे इलेक्ट्रॉन इस होल से बाहर आने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी वेलोसिटी E/b के इक्वल नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स में Fe और Fm मिसमैच करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पर एक नेट फोर्स होगा जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट होंगे और इस होल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हमने एक रीज़न यहाँ पर क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इस तरह से तैयार कर लिया जो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के ही चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट करता है। इस रीज़न को हम बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होता है। यहाँ 3 अलग अलग केसेस आएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। देखिए हम इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, दैट इज़ QVV sin थीटा। यहाँ पर Q क्या है? चार्ज पार्टिकल के चार्ज का मैग्नीट्यूड है, B मैग्नेटिक फील्ड है और V sin थीटा वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये थीटा अलग अलग कंडीशंस से अगर हम लें केस 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री, ठीक है। तो पहला केस बन सकता है या तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है। देखिए इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा क्योंकि F इज इक्वल टू QVV sin 0 और 180 डिग्री होगा और sin 0 और 180 दोनों की ही वैल्यू 0 होती हैं, तो F इज इक्वल टू ऐसे केस में 0 आएगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं करेगा तो फिर
पाथ डिफ्लेक्ट नहीं होगा चार्ज पार्टिकल का, वो जैसे मूव कर रहा है वो वैसे ही मूव करता रहेगा। यानी कि अगर चूंकि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तो वो पैरेलल ही मूव करता रहेगा, और अगर एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो फिर वो एंटी पैरेलल ही मूव करता रहेगा, यानी हम कहें पाथ उसका स्ट्रेट ही रहेगा। दूसरा केस देखते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देखिए, अगर थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल पर लगेगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम ई से डिनोट करते हैं तो हमने ई भी लिख लिया। ठीक है, या कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू है तो आप क्यू लिख सकते हैं, है ना। तो कोई क्यू चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चार्ज पार्टिकल पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करता है, क्यू बी बी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो v वेक्टर और b वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी उसकी उस डायरेक्शन में होगी, और फोर्स उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं W जो होता है, वर्क जो होता है, वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और यहाँ अगर हम देखें चार्ज पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और उस पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तो लगाया लेकिन उस पर वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि जब हम किसी पार्टिकल पर वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड तो कोई वर्क कर ही नहीं रहा है ना, जब मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं कर रहा है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, जितनी है वो उतनी ही रहेगी, यानी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², जो कि कांस्टेंट रहेगी। अब मास तो कांस्टेंट है ही पार्टिकल का, इसका मतलब ये जो स्पीड है ये स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स तो लगा रहा है। और न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अगर फोर्स है तो एक्सीलरेशन होगा, एंड एक्सीलरेशन इज dv/dt। ठीक है, और जब एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल मैग्नीट्यूड नहीं है, उस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल डायरेक्शन है। इसका मतलब ये बनता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है तो वो सिर्फ उसको डिफ्लेक्ट करता है कंटिन्यू, उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाता। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पर कंटिन्यू फोर्स लगाकर उसको कंटिन्यू डिफ्लेक्ट करेगा तो फिर उसका पाथ बन जाएगा सर्कुलर। जरा देख लेते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाई है
परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और यहाँ एक कोई चार्ज पार्टिकल Q है जो एंटर किया इसमें। मान लीजिए ये अभी मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो जैसे ही ये इसमें एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाना शुरू करेगा। अब जरा फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं क्या होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ फोर्स लगने की वजह से इस तरफ डिफ्लेक्ट होगा। जैसे ही ये इस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, अब डायरेक्शन ये हो गई, अब डायरेक्शन ये हो गई ना चलने की। अब डायरेक्शन जब ये हो गई तो हमारा थंब इस तरफ जाएगा। अब जब थंब इस तरफ जाएगा तो फोर्स अब इस तरफ लगने लगा। जब फोर्स इस तरफ लगने लगा तो फिर ये इस डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट होगा। अब डायरेक्शन चलने की ये हो गई तो फोर्स इस तरफ लगा। तो जब कॉन्टिन्यू डिफ्लेक्शन होगा तो इसका पाथ बन जाएगा सर्कुलर। ठीक है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मूव करता है तो फिर उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है। ठीक, और जब सर्कुलर हो जाता है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स जो प्रोवाइड करता है वो ये फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया QBV, ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स चूंकि mv²/r होता है, यहाँ पर r है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो भाई एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, तो r = mv/qb। इट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसका पाथ सर्कुलर हो जाता है, और ये उस सर्कुलर पाथ की रेडियस होती है। कितना टाइम लगेगा एक साइकिल कंप्लीट करने में, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एंड टाइम पीरियड = सर्कमफ्रेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो t = 2πr की जगह mv/qv, v से v कैंसिल हो गया, दैट इज t = 2πm/qb। अगर आप देखें तो जो टाइम पीरियड है वो इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि चार्ज पार्टिकल कितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। t b पर डिपेंड नहीं कर रहा और ना ही r पे डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जितनी ही स्पीड से एंटर करे, ये डिपेंड कर रहा है केवल चार्ज पार्टिकल की प्रॉपर्टी पर और जिस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है उसकी वैल्यू पर। ठीक है, आप देखें t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/q/m। q/m को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, चार्ज पर यूनिट मास। तो चार्ज पर यूनिट मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम पीरियड। चार्ज पर यूनिट मास जितना ज़्यादा होगा, टाइम उसको उतना ही कम लगेगा। ठीक, दूसरी चीज़, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर लेगा चार्ज पार्टिकल, तो फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देंगे। जिस तरह से टाइम पीरियड r और b पे डिपेंड नहीं करता था, ठीक उसी तरीके से ये फ्रीक्वेंसी भी स्पीड पर और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका यूज़ हम साइक्लोट्रॉन में करेंगे। इसके बाद एक तीसरा केस और रह गया, ज़रा उसको भी देख लेते हैं कि अगर थीटा कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल, ठीक है, ना तो 0 है, ना 180 है, ना 90 है, इसके अलावा कुछ भी एंगल है, तब क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है और इसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल Q थीटा एंगल बनाकर v वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाकर एंटर करेगा, हम इस v के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेंगे। एक v cos थीटा होगा जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक v sin थीटा होगा जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा।
अब हम 0 और 90 दोनों के केसेस पढ़ चुके हैं। बी कॉस थीटा क्या चाहेगा कि ये चार्ज पार्टिकल इस स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलती रहे, जबकि जो नॉर्मल कंपोनेंट v sin थीटा है ये चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इस v sin थीटा ने इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड किया, तो जैसे ही ये यहाँ आया इसका पाथ हुआ सर्कुलर। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ हुआ, लेकिन जितनी देर में ये एक साइकिल कंप्लीट करेगा उतनी देर में v sin थीटा इसको अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ आगे ले जाएगा। तो ये यहाँ से चलना अगर स्टार्ट किया तो घूम करके ये वापस यहाँ नहीं आएगा, बल्कि ये यहाँ है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच, और जो पाथ बनेगा वो पाथ बनेगा एक हेलिकल। ठीक है, तो ये हेलिकल पाथ की पिच है। फिर b sin थीटा ने इसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड किया, लेकिन जितनी देर में एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड हुआ उतनी देर में ये v sin थीटा इसको खींच के यहाँ ले आया, v cos थीटा इसको खींच कर यहाँ ले आया। तो इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एक हेलिकल पाथ बनाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाता। ठीक है, 3 चीज़ें हुई। अगर थीटा 0 या 180 है तो पाथ स्ट्रेट, थीटा अगर 90 डिग्री है तो पाथ सर्कुलर, और थीटा अगर कोई भी एक आर्बिट्रेरी एंगल है तो हेलिकल पाथ। ठीक है ना। अब बात आती है इस हेलिकल पाथ की पिच कितनी होगी। पिच का मतलब एक सर्कुलर पाथ ट्रैवल करने में ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आगे मूव कर जाएगा, इसको हम p से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब टाइम पीरियड हमें पता है 2πm/qb, तो इतने टाइम पीरियड में v cos थीटा स्पीड के साथ कितनी डिस्टेंस मूव कर जाएगा, तो टाइम पीरियड इनटू v cos थीटा, ये होगी डिस्टेंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और t की वैल्यू हमें पता है 2πm/qb इंटू v cos थीटा, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको आप समझिए, ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरी वीडियो को समझ पाएंगे, सारे टॉपिक्स को समझ पाएंगे। थैंक यू।